नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बदाला इस स्माइल स्टडी चैनल पर आपके लिए फिर नए चैप्टर लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप आज अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। और दैनिक जीवन में रसायन को अगर अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पाठ 4 अंक का है और इस पाठ में से एक लघुत्रात्मक प्रकार का 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके 2 खंड होंगे। एक 2 अंक का अवबोध आधारित प्रश्न होगा और 2 अंक का कौशल मौलिकता आधारित प्रश्न होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 ही चित्र बनते हैं। एक तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसका चित्र, और दूसरा साबुन अपमार्जन की क्रिया के तहत जो मिसेल निर्माण का चित्र। तो 2 अंक के तो वहाँ से निश्चित प्रश्न बनता है और 2 अंक का आपका अवबोध आधारित प्रश्न बनता है। तो क्यों ना प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी से अनुरोध है, इस स्माइल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। तो अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्यारे बच्चों, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है दैनिक जीवन में रसायन, और दैनिक जीवन में रसायन की अगर अपन बात करते हैं, दैनिक जीवन में रसायन की अगर अपन बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं अम्ल की बात करता हूँ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार का जो स्पर्श है, क्षार का जो स्पर्श है वो साबुनी स्पर्श होता है, साबुन के समान स्पर्श होता है। तो प्यारे बच्चों, अपन देखते हैं ये जो अम्ल और क्षार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर जिसे बोलते हैं, उस लिटमस पेपर के प्रति इस अम्ल और क्षार का कैसा व्यवहार होता है? तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार जो होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। जैसे एक ट्रिक बता रहा हूँ, अनिल, अनिल यानी F4 आपका अम्ल हो गया, और ये कैसे नीले रंग के जो लिटमस पेपर है उसको किस में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कितनी आसान ट्रिक है, जिंदगी भर काम आएगी। अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार, अम्ल क्या करता है? नीले रंग को लाल रंग में बदल देता है। तो इसके विपरीत व्यवहार होगा क्षार का। क्षार क्या करेगा? लाल रंग को किस में बदल देगा? नीले रंग में बदल देगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम के अगर सूत्र की बात करें अपन लोग, तो जिप्सम का जो सूत्र है देखिए, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। तो इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है जो खासतौर से जल शोधन में, रक्त स्कंदन में काम आता है, वो है फिटकरी। फिटकरी के सूत्र की अगर अपन बात करें, तो फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो फिटकरी भी आपके लिए महत्वपूर्ण यौगिक है। कई बार क्या छोटे प्रश्न के रूप में फिटकरी का सूत्र पूछा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जब ये अम्ल और क्षार जो होते हैं, ये जो अम्ल और क्षार जो होते हैं, अगर आपस में मिलते हैं, इनकी क्रिया करवाते हैं, तो इस क्रिया का नाम क्या है? इस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और आप देख लीजिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल में NaOH क्षार मिलाते हैं तो लवण बन जाता है, और साथ में क्या निकलता है? जल निकलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपन को आकलन हुआ कि अम्ल और क्षार क्या क्या है। अब अपन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कौन कितना ताकतवर है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, कौन सा प्रबल अम्ल होता है, कौन सा दुर्बल अम्ल होता है, कौन सा प्रबल क्षार होता है, कौन सा आपका दुर्बल क्षार होता है। तो अपन देखते हैं बेटा प्यारे बच्चों, ये देखते हैं, इसको समझते हैं कि अम्ल या क्षार के जलीय विलयन, अम्ल या क्षार के जलीय विलयन अगर क्या हो जाए? पूर्णतया आयनित हो जाए, पूर्णतया आयनित हो जाए, तो वो अम्ल या क्षार क्या कहलाता है?
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाता है। चाहे तो अगर अम्ल का जलीय विलयन होगा तो आपका पूर्णतः आयनित होता है तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, और क्षार का जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है तो वो प्रबल क्षार हो जाएगा। अगर जलीय विलयन में अम्ल या क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तो वो दुर्बल या वीक एसिड बेस होंगे। अम्ल या क्षार का जलीय विलयन में अगर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होंगे तो वो दुर्बल अम्ल और क्षार कहलाएंगे। अब आपसे फिर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल के उदाहरण दीजिए, दुर्बल अम्ल के उदाहरण दीजिए, प्रबल क्षार के उदाहरण। तो प्यारे बच्चों देखो, अपन ने देखा है कि प्रबल अम्ल की अपन चर्चा करते हैं तो देखिए ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का उदाहरण अगर अपन देखें तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। इन तीनों अम्लों को खनिज अम्ल के नाम से भी पुकारा जाता है। कौन से अम्ल के नाम से पुकारा जाता है? खनिज अम्लों के नाम से। तो ये प्रबल अम्ल देखिए, ठीक इसी प्रकार प्रबल क्षार की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड AOH और NaOH ये दोनों प्रबल क्षार हैं। अब बात करते हैं अपन दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल की अगर अपन बात करें तो देखिए दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल है। दुर्बल क्षार की अगर अपन बात करते हैं तो दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि आम जनजीवन में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक या जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उन वनस्पतियों या जीव जंतु में अनेक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अपन फल लाते हैं घर पर तो उनमें भी अनेक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस अम्ल की बात करते हैं। सिरका की बात करें, सिरका की अगर बात करें तो सिरका तो ये जो सिरका है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी, ये एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। जठरस, आमाशय में जो जठरस होता है उसमें एक विशेष अम्ल उपस्थित होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है, तो अपन याद कर सकते हैं। इन अम्लों के कारण जब ये अम्ल त्वचा के संपर्क में आते हैं तो दर्द और जलन उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से जैसे लाल चींटी है, मधुमक्खी ये डंक मारती है तो त्वचा को जलन और आपका दर्द महसूस होता है। आगे इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपन ये जो अम्ल क्षार की संकल्पना है, किसे अम्ल कहा जाए, किसे क्षार कहा जाए, एसिड और बेस की जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए तीन महत्वपूर्ण थ्योरियां दी गई हैं। तीन महत्वपूर्ण थ्योरियों की अगर अपन बात करते हैं तो उनमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आर्रेनियस संकल्पना। कौन सी थ्योरी है? आर्रेनियस संकल्पना। आर्रेनियस जो संकल्पना है वो 1887 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1887 में। आर्रेनियस महोदय, ये 2020 में प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों कि अम्ल क्षार की आर्रेनियस संकल्पना को समझाइए। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, आर्रेनियस महोदय ने बताया कि जलीय विलयन में अगर कोई पदार्थ H+ आयन देता है, कौन सा आयन देता है? H+ आयन, वो तो क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा। और जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? क्षार कहलाएंगे। अब एक एक उदाहरण देख लेते हैं अम्ल का। जैसे अम्ल HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो। क्षार, क्षार की बात करें तो क्षार में देखो KOH हो गया, NaOH हो गया, इस प्रकार से हम और भी बहुत सारे क्षार देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आर्रेनियस महोदय ने बता दिया कि H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल कहलाते हैं, और OH- आयन देते हैं वो जलीय विलयन में वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन समस्या ये आई, बहुत से अम्ल या क्षार ऐसे थे जिनमें H+ या OH- आयन नहीं थे, उनकी व्याख्या
ये जो मुख्य कमी है इसकी आर्सेनिक की, उनकी व्याख्या ये नहीं कर सके। कमी की अगर अपन चर्चा करते हैं, यानी कि वे पदार्थ या वे अम्ल या क्षार जिनकी H+ और OH आयन विहीन होते हैं, उनकी प्रकृति को आर्सेनिक महोदय स्पष्ट नहीं कर सके। तो इसलिए एक नई थ्योरी है दूसरी, और वो थ्योरी है आपकी ब्रॉन्स्टैड-लोरी अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? ब्रॉन्स्टैड-लोरी अवधारणा, जिसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षारक अवधारणा, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस अवधारणा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ब्रॉन्स्टैड और लोरी ने समझाया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता की भांति व्यवहार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही की भांति व्यवहार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो उधर तो देखो आर्सेनिक महोदय ने तो H+ और OH आयन के बारे में बताया, ये बता रहे प्रोटॉन पर आधारित। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है, प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अब आपको ये दूसरा नाम देखने को मिला है संयुग्मी अम्ल क्षारक अवधारणा इसको कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो जल है इसकी विक्रिया अमोनिया से करवाते हैं। अमोनिया से करवाते हैं तो ये क्षारक की भांति व्यवहार करता है अमोनिया, तो यहाँ एक संयुग्मी अम्ल का निर्माण कर देता है ये NH4 आयन का, और OH- जो संयुग्मी क्षार का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों ब्रॉन्स्टैड-लोरी अवधारणा भी पूरी होती है। अब इसके पश्चात इसकी कमी देखते हैं अपन लोग। इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी ये थी कि जो एप्रोटिक अम्ल या क्षारक के उनकी प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सका। कौन? भाई ब्रॉन्स्टैड-लोरी की अवधारणा इनकी व्याख्या नहीं कर सकी। अब जो तीसरी अवधारणा है उसकी चर्चा करते हैं, बहुत ही सफलतम अवधारणा मानी जाती है, वो है आपकी लुईस संकल्पना। लुईस महोदय द्वारा 1923 में ये प्रतिपादित की गई थी। लुईस जो महोदय है, लुईस ने क्या बताया? देखो पहले बच्चों, लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात अम्लों की क्या क्या विशेषता हुई लुईस महोदय के अनुसार? इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अष्टक अपूर्ण होता है उनका, और वो धनायन होते हैं। धनायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस प्रकार से ये सभी गुण धर्मों वाले पदार्थ जो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, अष्टक अपूर्ण और धनात्मक जो आयन होते हैं, वो सारे के सारे किसकी भांति व्यवहार करते हैं? अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति अगर कोई पदार्थ व्यवहार करता है वो पदार्थ क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और ये क्षार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। भाई दाता कौन होगा? जिसके पास होगा वही होगा दाता। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन धनी जो यौगिक है वो ऋणात्मक यौगिक की भांति व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन एकांगी युग्म यानी क्षार के पास एक इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म या लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अम्लों की संबंधित अम्ल क्षारक संबंधित तीन अवधारणाएं हो गई। पहली अवधारणा आर्सेनिक की अवधारणा। आर्सेनिक महोदय ने क्या कहा? H+ आयन देते वो अम्ल और OH- आयन देते वो क्षार कहलाते हैं। तो ब्रॉन्स्टैड-लोरी में क्या होता है? प्रोटॉन जो आपके प्रोटॉन दाता है वो अम्ल हो गए, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्षार हो गए। तो लुईस महोदय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे पदार्थ अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। अब इनके बारे में अपन चर्चा की अपन ने। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इनके गुणधर्मों के बारे में। अम्ल और क्षार के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला ही अपन देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार को लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। आपने ऊपर देखा कि अम्ल क्या करता है? अम्ल जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार क्या करता है, उसके विपरीत लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देता है? नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे उदाहरण हैं, आपको आसानी से समझने हैं अम्ल और क्षारकों का। दूसरा अगर गुणधर्म देखें, जैसे अम्ल है अगर धातु से बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, लगातार 2018, 2019, 2020 तीनों वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका चित्र आधारित प्रश्न आ रहा है कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है।
लवण और जल का लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लवण का निर्माण करता है और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो प्यारे बच्चों जैसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया, जिंक है धातु हो गई, जब आप इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हो तो जिंक सल्फेट का तो निर्माण होता है लवण का, लेकिन उत्प्लाट के साथ एक गैस निकलती है और वो गैस है आपकी कौन सी गैस, जैसे आप एस्प्रेसो में जिंक डालते हो तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, एक गैस निकलती है वो है हाइड्रोजन गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब आप अम्ल की धातु से क्रिया करवाते हो तो कौन सी गैस निकलती है, उसका नामांकित चित्र बना के समझाइए। तो प्यारे बच्चों एक नामांकित चित्र है जिसमें क्या होता है, बीकर में जब आप एक जो अम्ल भरा हुआ था उसमें धातु के दाने डालते हैं जिंक के, तो सामान्यतः उत्प्लाट के साथ गैस निकलती है, उसको आप कंटेनर में या जल से भरे पात्र में संग्रहित करके उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हो तो फटफट की आवाज के साथ वो मोमबत्ती बुझ जाती है, हाइड्रोजन की पहचान होती है। तो अपन ने देखा कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लवण का निर्माण करते हुए जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की क्रिया करवाई तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी, उसका नामांकित चित्र बार बार पूछा जा रहा है। अब तीसरा गुणधर्म देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे गुणधर्म की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो तीसरा गुणधर्म है अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया, तो लवण का निर्माण यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति हो गई क्षारीय, क्योंकि आपको बताया था मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल क्षार क्रिया करते तो लवण का निर्माण करते हैं, तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे आपकी धातु ऑक्साइड हो गई कॉपर Cu और इसकी क्रिया करवा रहे हो HCl से, तो देखो लवण और साथ में जल का निर्माण कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से चौथा जो गुणधर्म अपन देखते हैं इसके बारे में, चौथा गुणधर्म क्या है कि क्षार के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अम्ल के तो देख लिए, तो अब अपन क्षार की बात करें तो जो क्षार होती है वो क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड हो गया अम्लीय प्रकृति का, वहां धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का था, हालांकि कुछ वैधर्मी भी होते हैं वो आगे की बात है। तो अपन चर्चा करते हैं क्षार और धातु ऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब अपन पांचवां गुणधर्म देखते हैं प्यारे बच्चों, पांचवां गुणधर्म अगर चर्चा करते हैं तो देखिए ये अम्ल और क्षार है, इनका जो जलीय विलयन होता है, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आयनित होने के कारण विद्युत सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। कौन सा विलयन, अम्ल क्षार का जलीय विलयन, इसलिए विद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो अगली अपने चर्चा करते हैं, अगला जो अंतिम गुणधर्म है वो है उदासीनीकरण का गुणधर्म। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो सामान्यतः लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि HCl है, NaOH की क्रिया करवाई तो क्या बन गया, NaCl बन गया और साथ में जल का निर्माण कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अपन ने देखा, अपन थोड़ी एक चर्चा और करते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है, आ सकता है संभावित अच्छा प्रश्न बनता है कि जो दही है या खट्टे पदार्थ यानी अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनको धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। मैंने दूसरे गुणधर्म में बताया कि धातु और अम्ल क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ध्यान रखें दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अपना ये जो टॉपिक है वो पूरा होता है। आपसे फिर एक बार मेरा निवेदन है, इस्माइल यूट्यूब चैनल को, इस्माइल जो आपका स्टडी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बार बार शेयर करें ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके जो अभावग्रस्त बच्चे हैं। धन्यवाद।